अस्सलाम वालेकुम। आज हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 38 देखेंगे, जो डील करता है डिडक्शन ऑफ लॉसेस इन कंप्यूटिंग द अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। क्या है ये सब, हम आगे जाके इसे देखते हैं। हमारा पेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं फुल लेक्चर्स की एक्सेस हासिल करने के लिए। सेक्शन 38 की जानिब बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन्स। अगर हमें कैपिटल गेन में कोई लॉस हो जाता है तो हम उस लॉस को भी अपनी इनकम के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। किस इनकम के अगेंस्ट? वो इनकम जो हमें कैपिटल गेन के अगेंस्ट जो है वो हासिल हुई है, जो गेन हुई है। पहले हमने प्रीवियसली अंडरस्टैंड किया सेक्शन 37 और 37A को। जरा एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। 37 क्या कहता था? सेक्शन 37 कह रहा था कि जी, subject to this ordinance, a gain arising on disposal of a capital asset by a person in a tax year other than a gain that is exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax in that year under the head capital gain। सादा लफ्जों में, सादा जुबान में हमने ये देखा था कि कोई भी बिजनेस, कोई भी कैसा कैपिटल एसेट जो हम डिस्पोज करते हैं, उस डिस्पोजल के बदले में जो हमें हासिल होता है वो हमारा गेन कहलाता है। यानी कि कैपिटल एसेट को डिस्पोज करने से जो हमें गेन होता है वो कैपिटल गेन कहलाता है। अच्छा, लेकिन मसला यहाँ पे ये था, क्या हमेशा कैपिटल एसेट को डिस्पोज करने से हमें प्रॉफिट ही होता है, पॉजिटिव गेन ही होता है? नहीं, सम टाइम हमें कैपिटल एसेट को डिस्पोज करने से प्रॉफिट होता है और सम टाइम हमें लॉस होता है। तो गेन जो है वो दोनों चीजें हो सकती हैं। यानी हासिल जो है वो मुनाफा भी हो सकता है और हासिल जो है नुकसान भी हो सकता है। मतलब गेन जो है प्रॉफिट भी हो सकता है कि हमें प्रॉफिट हासिल हो, और गेन जो है वो लॉस भी हो सकता है कि हमें खसारा हासिल हो। अब फाइनली चलते हैं हम अपने सेक्शन 38 की तरफ। सेक्शन 38 कहता है जी, अगर आपको लॉस गेन होता है किसी बिजनेस में, आपको खसारा हासिल होता है किसी बिजनेस में, तो आप क्या करेंगे? उसका ट्रीटमेंट बता रहा है कि वो कहता है कि आप डिडक्शन कर सकते हैं उस खसारे की, उस लॉस की आप डिडक्शन कर सकते हैं जो आपको गेन हुआ लॉस। डिडक्शन ऑफ लॉस इन, जब भी इन कंप्यूटिंग द अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। कह रहा है जब भी आप कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, कंप्यूटिंग कर रहे हो, और आपको पता चले कैलकुलेशन कंप्यूटिंग करते हुए कि आपको मुनाफा हासिल होने के बजाय आपको लॉस हासिल हो गया है, आपको खसारा हासिल हो गया है, तो फिर आपको हम परमिशन देते हैं कि आप अपने लॉसेस की डिडक्शन कर सकते हैं। किस में से डिडक्शन कर सकते हैं? कैपिटल गेन में से। किसी और, अगर आपके पास और सिक्योरिटीज हैं उनमें जो आपको इनकम हासिल हुई है और वो कैपिटल गेन के अंडर ही आती हैं, तो उस इनकम में से आप अपने लॉसेस की डिडक्शन कर सकते हैं। आगे तफसील से इसे पढ़ते हैं। Subject to this ordinance, in computing the amount of a person chargeable to the tax under the head capital gain, under the head capital gain for a tax year, a deduction shall be allowed for any loss on disposal of a capital asset by the person in the tax year। सिंपली फिर रिपीट कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर आपने किसी साल में कैपिटल एसेट जो है वो डिस्पोज किया है, उस डिस्पोजल के बदले में आपको लॉस आ गया है, तो उस लॉस को आप अपनी कैपिटल गेन जो इनकम है, जो थोड़ी बहुत बची हुई है, या दूसरी कोई सिक्योरिटीज हैं उनकी इनकम है, तो उस खसारे को उस इनकम में से आप लेस कर सकते हैं। आगे, no loss shall be deducted under this section on disposal of capital asset where a gain on disposal of such asset would not be chargeable to tax। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है? दो लफ्ज यूज कर रहा है।
वो कह रहा है कि आपको कोई भी लॉस जो है वो डिडक्ट करने की परमिशन नहीं है। क्यों नहीं है? Where gain on disposal of such asset would not be chargeable to tax। एक ऐसा एसेट जिस पे टैक्स चार्ज ही नहीं होता था, और आप उसका जो है वो गेन, उस पे जो लॉस आपको हुआ है उसके डिस्पोजल पे, और आप वो लॉस जो है वो डिडक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा है? मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा एसेट, यानी सॉरी ऐसा कैपिटल एसेट आपने अपने बिजनेस से डिस्पोज कर दिया, सेल कर दिया। अब वो जो एसेट आपने डिस्पोज किया वो टैक्सेबल ही नहीं था। मतलब फॉर एग्जांपल, आपने अगर आपको उस एसेट की डिस्पोजल पे प्रॉफिट हासिल होता, उस प्रॉफिट पे आपका कोई टैक्स नहीं लगना था। यानी कि एक ऐसा एसेट आपने डिस्पोज कर दिया, उसकी जो आमदनी आनी थी डिस्पोजल पे, उस आमदनी पे टैक्स चार्ज ही नहीं होना था, टैक्स लगना ही नहीं था। वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड था वो एसेट, कैपिटल एसेट, और आपने वो डिस्पोज कर दिया। अब आप क्या करें, आपने कैपिटल एसेट डिस्पोज कर दिया, और उससे जो आपको खसारा हुआ है, अब वो कैपिटल गेन में से आप डिडक्ट कर रहे हैं। वो कह रहा है कि चाहे आपको इस एसेट से प्रॉफिट होता, उस प्रॉफिट पे भी टैक्स नहीं लगना था, और अब आप, और आपको इस पे अब लॉस हो गया है, तो लिहाजा आपको ये लॉस भी डिडक्ट करने की परमिशन नहीं है। यानी कि आपको ये लॉस भी डिडक्ट करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ये वो एसेट है जिस पे प्रॉफिट, जिस पे टैक्स भी नहीं लगता प्रॉफिट पे, तो लॉस भी फिर आप नहीं डिडक्ट करेंगे। आगे कहता है द लॉस अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ पर्सन shall be computed in accordance with the following formula, namely। वो कह रहा है कि जब भी जो भी कैपिटल एसेट आपने डिस्पोज किया, उस पे जो आपको लॉस हुआ, लॉस का तो पता तभी चलेगा ना जब हमें एसेट की कॉस्ट का पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, एक एसेट है, हमने जो है वो, उसकी कीमत 5,000 रुपए है, और हम उसे डिस्पोज करते हैं, वो डिस्पोज जो है वो 3,000 में होता है। तो हमें पता चला कि 5,000 उसकी कॉस्ट थी और 3,000 रुपए हमें रिसीव हुए पैसे, तो मतलब 2,000 हमें लॉस हुआ। तो एसेट की कॉस्ट ही जब नहीं पता होगी तो हम लॉस कैसे मालूम करेंगे? तो वो ये कह रहा है कि आप एसेट की जो कॉस्ट है उसे कंसीडर करेंगे ए, उसे क्या कंसीडर करेंगे? ए। और बी को कंसीडर करेंगे जो आपको कंसिडरेशन मिली, मतलब आपको रकम मिली, पैसा मिला। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको याद करवा दूं कि हमने पीछे जो पढ़ा सेक्शन 37 और 37 है, वहां पे जो कॉस्ट थी वो बी हमने कंसीडर की थी, वहां पे बी को हमने एज ए कॉस्ट लिया था। लेकिन यहाँ पे हम बी को कॉस्ट नहीं ले रहे, बल्कि ए जो है वो एज ए कॉस्ट तस्वुर हो रहा है। बस आपने यही याद रखना है कि जो सेक्शन 37 था और ये जो सेक्शन 38 है, यहाँ पे ये फार्मूला उल्ट हो गया है। सिंपल। तो फिर एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ए जो है वो हमारी कॉस्ट है। कॉस्ट कितनी है? 3,000 रुपए। 3,000 रुपए जो है वो 3,000 रुपए का हमने जो है वो हमारे एसेट की जो कॉस्ट थी। और बी जो है वो डिस्पोजल है, यानी कि बी जो है हमारा एसेट फरोख्त हुआ 1,000 रुपए का। 3,000 रुपए का हमने एसेट खरीदा था, उसकी कॉस्ट थी। अब हमने एसेट बेच दिया, वो एसेट हमारा बिका 1,000 रुपए का। तो ए माइनस बी, 3,000 माइनस 1,000, 2,000, तो 2,000 हमें लॉस हो गया। सो 2,000 हमारा लॉस हो गया। अब इस 2,000 को हम कैपिटल गेन में से डिडक्ट कर सकते हैं, हमें परमिशन है, हमें इजाजत है, हमें अलाउ है। और यही पेपर में पूछा जा सकता है कि ए माइनस बी, और ए का क्या मतलब है सेक्शन 38 के मुताबिक, ए का क्या मतलब है और बी का क्या मतलब है। ये कंफ्यूज कर सकता है सेक्शन 37 और 38 के एमसीक्यूज देके कि वहां पे बी जो थी कॉस्ट थी, और यहाँ पे बी जो है वो कंसिडरेशन है, इनकम है, रकम है जो आपने हासिल की, और ए जो है वो उसे हम कॉस्ट ले रहे हैं।
आगे उर्दू तर्जमा आपके लिए। The provision of subsection 4, subsection 37 shall apply in determining component A of the formula in subsection 3। इसका क्या मतलब हुआ? वो कह रहा है कि सेक्शन 37 में जो ए ए हमने क्या देखा अभी पीछे, क्या देखा है? ए हमने देखा है, ए हम कोस्ट को ले रहे हैं। फिर बताता चलूं, यहाँ पे आपने खुले दिमाग और खुले कानों से सुननी है मेरी बात। ए को हमने यहाँ पे कोस्ट लिया है, सेक्शन 38 में ए को हमने कोस्ट लिया है। आगे वो कह रहा है द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन ईटीसी, वो कह रहा है कि डिटरमाइनिंग कंपोनेंट ए ऑफ फार्मूला, यानी कि वो कह रहा है कि जो हमने ए को कोस्ट लिया था, और आपको पता है कोस्ट में और भी बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। वो कह रहा है कि ए जो है उसकी कीमत कोस्ट डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने ट्रीटमेंट सेक्शन 37 के सब सेक्शन 4 में दिया है, वही ट्रीटमेंट आप यहाँ भी कंसीडर कर सकते हैं। जो ए है उसकी कॉस्ट मालूम करने के लिए, या उसमें कुछ चीजें एड अप करने के लिए, या उसमें कुछ चीजें जो अलाउ नहीं है, जो ट्रीटमेंट सेक्शन 37 के सब सेक्शन 4 में हुआ है, वही ट्रीटमेंट आप यहाँ पे ए के साथ भी करेंगे। वो क्या ट्रीटमेंट हुआ है सेक्शन 37 के सब सेक्शन 4 में, अभी देख लेते हैं। हमें जाना पड़ेगा इसके लिए अपने सेक्शन 37 में, जो हमने पढ़ा था कैपिटल गेन, और उसके सब सेक्शन 4 में हमने एक ट्रीटमेंट देखा था कि जब भी कैपिटल गेन को हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे, और वहां पे फिर मैंने ए को बार बार हाईलाइट इसलिए किया था, यहाँ पे बी मत समझिएगा, यहाँ पे ए समझिएगा। इसे मैं डिलीट ही कर देता हूं। दिस इज द ए, ये बी नहीं है, ये ए कंसीडर करें यहाँ पे। सिंपल। वो जनाब ये कह रहे हैं कि जब भी जो ए है, यानी जो कॉस्ट ऑफ एसेट है, उसे आप कंप्यूट करेंगे कि कितनी है कॉस्ट ऑफ एसेट, कैलकुलेट करेंगे, उसका अंदाजा या हिसाब लगाएंगे, तो for the purpose of determining the component A of the formula, no amount shall be included in the cost of a capital asset of any expenditure incurred by a person। वो कह रहा है कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो पर्सन ने इनकर किया है, खर्च किया है, उसे परमिशन नहीं है कि वो ए की कॉस्ट में शामिल करे। अगर ये दो कंडीशन हो तो दो कंडीशन क्या है कि दैट इज और मे बी डिडक्टेड अंडर अनदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि एक बंदे ने किसी कैपिटल एसेट के ऊपर कोई एक्सपेंस किया था, और उसकी उसने डिडक्शन इसी चैप्टर के किसी और प्रोविजन के अंडर क्लेम कर ली। जब उसने डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर ली, तो फिर उसे परमिशन नहीं है कि उस डिडक्शन को जो वो क्लेम कर चुका है, फायदा उठा चुका है, कि वो वाली अमाउंट कैपिटल एसेट की कॉस्ट में शामिल करे। सेक्शन एंड सेकंड बी में कह रहा है दैट इज रेफर टू इन सेक्शन 21। वो कह रहा है इसके अलावा जो सेक्शन 21 में रेफर किया गया है, उसे उस चीज की भी परमिशन नहीं है। अब सेक्शन 21 किसे डील करता है? सेक्शन 21 डील करता है डिडक्शंस नॉट अलाउड, यानी कि वो कहता है कि एक ऐसी डिडक्शन जो अलाउ ही नहीं है, तो उसे भी आप जो है वो एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। कैपिटल एसेट की कॉस्ट में एक डिडक्शन करने की आपको परमिशन ही नहीं है लॉ में, तो फिर आप वो अमाउंट डिडक्ट करके कैसे किसी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना सकते हैं? न, सो ये दो चीजें वो कहता है कि जब भी आप अपने एसेट की ए की कॉस्ट मालूम करेंगे, दो चीजों का ख्याल रखेंगे।
इसी चैप्टर के किसी और सेक्शन के अंडर, सब सेक्शन के अंडर आपने कोई ऐसी डिडक्शन क्लेम कर ली है, उसका फायदा उठा लिया है, अपनी अमाउंट जो है वो क्लेम कर ली है, लेस कर ली है, तो फिर आप उस अमाउंट को दोबारा कैपिटल एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो भी डिडक्शंस आपको परमिसेबल नहीं है सेक्शन 21 के मुताबिक, उसे भी एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। दैट्स इट। वापस चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। जी ठीक है जी। अब हमारा सेक्शन सब सेक्शन 4 हो गया। आगे वो कहता है कि नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस ऑन द डिस्पोजल ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स। हमने पढ़े थे पीछे, तीन कैटेगराइजेशन हमने की थी कैपिटल एसेट्स की के कैपिटल एसेट होते हैं लैंड, जमीन होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, बिल्डिंग होगी। और इसकी एक कैटेगरी तो हमने लैंड और बिल्डिंग की थी, और दूसरी हमने कैटेगरी की थी किस चीज की, सिक्योरिटीज की, कि सिक्योरिटीज की डिस्पोजल पे हमें जो पैसा मिलता है वो भी कैपिटल गेन है। और तीसरी हमने अदर्स की थी। अच्छा, यहाँ पे जो अगर सिक्योरिटीज में आपको खसारा होता है, लॉस होता है, उसे तो आप सिक्योरिटीज की इनकम के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं या 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी में भी लॉस होता है, तो उसका भी आप लॉस जैसे हमने ऊपर देखा एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है, जो तीसरी किस्म हमने पढ़ी है कि सबसेक्शन 5 में नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस ऑन डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स। वो कहता है ये जो कैपिटल एसेट मैंने दिए हैं, इनमें अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो आपको परमिशन ही नहीं है कि आप उस लॉस को डिडक्ट करें। आपको कोई परमिशन नहीं है। अगर इन कैपिटल एसेट के ऊपर आपको लॉसेस होते हैं तो आप उन लॉसेस को क्लेम करें। कौन से हैं कैपिटल एसेट जिनमें ला परमिशन नहीं देता? कहता है एक पेंटिंग थी, कोई पुतला था, मुजस्मा था, कोई आर्किट डिजाइन था, कोई ड्राइंग थी, और अदर वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी आर्ट का काम था, अगर आपने उसे डिस्पोज किया, बेचा, तो आपको अलाउ नहीं है कि अगर आपको लॉस हो गया उस लॉस को डिडक्ट करें। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक बंदा पेंटिंग लेता है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की, उसका वो देखता है जी आगे ये 3 लाख की बिक जाएगी, लेकिन वो बिकती 50,000 की है। तो इस तरह उसे अब लॉस हो गया 2 लाख का या 1.5 लाख का, तो उसे परमिशन नहीं है कि वो पेंटिंग के ऊपर अपना लॉस क्लेम करे। अच्छा जी, ज्वेलरी, इसी तरह किसी बंदे के पास कोई ज्वेलरी है, और ज्वेलरी जो है वो कम पैसों में बिकती है और खरीदी उसने ज्यादा पैसों में होती है, उस पे भी वो लॉस जो है वो डिडक्ट नहीं कर सकता। अब ज्वेलरी सिर्फ गोल्ड की नहीं, ज्वेलरी जो है वो बहुत किस्मों की होती है दुनिया में, तो बेतहाशा किस्मों की होती है। तो ज्वेलरी पे अगर किसी को लॉस हो जाए तो वो लॉस अपना डिडक्ट नहीं करेगा। अ रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, फोलियो और बुक, कोई पुराना आपके पास मैन्यूस्क्रिप्ट था, कोई फोलियो या कोई किताब थी पुरानी आपके पास, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब कि कोई आपके पास पुराना नुस्खा था बहुत पुराना, जैसे कि ये जो जैसे फर्स्ट कॉपीज होती हैं किसी बुक की, या जो है जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे पास पाकिस्तान बनने से पहले की कोई बहुत रेयर बुक हो, किसी जो है वो आथर की, जैसे अल्लामा इकबाल की कोई बुक हो बहुत रेयर, या जो है वो अल्लामा इकबाल की खुद जो उस टाइम वो बुक्स पढ़ते थे, उनकी जो है वो पर्सनल जो है वो फेवरेट बुक हमें हमारे पास मतलब आ जाए, या इसी तरह जो पुरानी डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत शुरू की, उनके जैसे वर्जन, जैसे हमें पाकिस्तान बनने के बाद या पहले जो रेयर जो है वो फर्स्ट कॉपी मिल जाए, जैसे 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, या उस टाइम जैसे 1933 में नो एंड नेवर, या चौधरी रहमत अली ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम पाकिस्तान था बुक का, इसे नाम मुल्क का पाकिस्तान बना। तो वो हमें बुक का नुस्खा कहीं से मिल जाए। नवाए वक्त अखबार 23 मार्च 1940 को बना था, जिस दिन करारदाद पाकिस्तान
पेश हुई थी उसी जलसे के अंदर ही मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के जो सदर थे, उन्होंने नवाए वक्त अखबार शुरू हुआ किया था 23 मार्च 1940 वाले दिन ही। हमें उसका वो पहले वाला नुस्खा मिल जाए उस अखबार का या उस करारदाद का या उस बुक का, तो इस तरह की जो रेयर चीजें हैं वो भी बहुत ज्यादा बिकती हैं। किसी की एसोसिएशन टाइम के साथ होती है, किसी की लीडर्स के साथ होती है, किसी की जो है वो जैसे डॉक्टर AQ खान की कोई बुक वगैरह या उनकी कोई चीज। तो इस तरह वो कह रहा है कि अगर इन चीजों पे भी आपको लॉस हो जाए तो उसे भी आप डिडक्ट नहीं कर सकते बतौर डिडक्शन, आप एडजस्ट नहीं कर सकते। पोस्टेज स्टैम्प और फर्स्ट डे कवर, कोई डाक की टिकट वगैरह है तो उस टिकट को भी आप, जैसे पाकिस्तान की पहली टिकट 15 अगस्त 1947 को मतलब के पब्लिश हुई, तो ऐसी पुरानी टिकट है आपके पास। तो और आपके एक बंदा था 1947 का, उसने पाकिस्तान की पहली डाक टिकट जो हमने पब्लिश की थी वो संभाल के रखी हुई थी। लेकिन हुआ ये बेचारे को लॉस हो गया। उसने सोचा था कि मैं 70-75 साल बाद ये टिकट जो है वो महंगी बेचूंगा, लेकिन वो टिकट जो है वो बिक ही नहीं सकी। वो टिकट जो है वो समझता था कि ये 1 करोड़ की बिकेगी, शुरू की टिकट थी, और वो बिकी सिर्फ 50,000 रुपए की, तो उसे सारे का सारा लॉस हो गया। जैसे ये देखें, ये पहली हमारी पाकिस्तान की स्टैंप है 1947 की। क्या डेट है इस पे? ये 15 अगस्त 1947। अब ये तो इसकी सॉफ्ट कॉपी है, किसी के पास अगर ये ओरिजिनल टिकट हुई और वो बेचना चाहता है और वो एक्सपेक्ट ये करता है कि जी ये 1 करोड़ की बिकेगी लेकिन बिकती 50,000 की है, वो ये समझता है खुद अपनी कैलकुलेशन और अकाउंटिंग में कि मुझे लॉस हुआ है, तो ठीक है, अगर आपको लॉस हुआ है तो आपको हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में से डिडक्ट करने की परमिशन नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। कॉइन और मेडालियन, पुराने सिक्कों का तो आपको पता है, पुराने सिक्के जो इतने सालों पहले जो है वो 100, 200, 500 साल के सिक्के जो है वो म्यूजियम्स में भी लगे होते हैं और वैसे भी बहुत महंगे दुनिया में फरोख्त होते हैं। तो अगर एक पांच बहुत पुराना सिक्का था आपके पास और आप या फिर आपने किसी से पुराना सिक्का खरीदा था 1 लाख रुपए का, आप सोचते हैं कि ये जी 10 लाख का बिकेगा, लेकिन वो बिकता जो है वो 50,000 रुपए का है, और आपको जो लॉस हो गया उसमें से, मतलब कि 50,000 रुपये आपको लॉस हो गया, तो फिर भी आपको परमिशन नहीं है उस लॉस को एडजस्ट करने की। और कोई मेडल वगैरह, जैसे पुराने कोई ओलंपियन है 1940 60s के 50s के, जैसे कप वगैरह मिलता था पुराने खिलाड़ियों को, मेडल वगैरह मिलते थे, वो मेडल अगर कोई फरोख्त करना चाहे और वो ये समझे उसे लॉस हो गया तो उससे भी परमिशन नहीं है। कोई एंटीक, कोई पुरानी चीज, कोई 100 साल पुरानी चीज, 200 साल पुरानी चीज, कोई बर्तन, कोई भी पुरानी चीज, कोई भी एंटीक चीज नाम से जाहिर है, वो फरोख्त करते हैं या किसी से बाय करते हैं और आगे फरोख्त करते हैं, आपको लॉस होता है, तो बिल्कुल परमिशन नहीं है कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में से उसे एडजस्ट कर सकें उस लॉस को। हमारे फुल कोर्स को, तमाम वीडियोस को एक्सेस करने के लिए आप हमारा पेड वर्जन ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर द टुडे लेक्चर।